बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने आज बिहार का बजट विधानसभा में पेश किया। यह बजट पिछले साल के मुकाबले करीब 39,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये पूरा बजट जो आज सम्राट चौधरी ने विधानसभा में पेश किया है वो 3.17 लाख करोड़ रुपए का बजट है। इसमें सबसे ज़्यादा 60,000 करोड़ रुपया शिक्षा में खर्च किया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं में 20,335 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। बजट में 52 नई घोषणाएं की गई हैं। सरकार हर पंचायत में विवाह मंडप बनाएगी जहां गरीब लड़कियों की शादी की जाएगी। सम्राट चौधरी ने सदन में कहा कि मोदी के मंत्र और नीतीश के संकल्प में बिहार का विकास करेंगे। सबसे खास बात है कि इस बजट से राजकोषीय घाटा निर्धारित सीमा से 3% नीचे है। मौजूदा बजट अगले साल के बजट के मुकाबले करीब 39 करोड़ रुपए अधिक का रखा गया है, जिसमें आर्थिक सेवा में 25,262 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। यही नहीं, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 1,000 करोड़ तय किए गए हैं। नीतीश सरकार 2,819 करोड़ रुपए का लोन चुकाएगी, जिसमें से 1,600 करोड़ रुपए केंद्र को देना है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। चुनावी साल में एनडीए सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम बजट में महिलाओं के लिए पूरा पिटारा खोल दिया है। सरकार ने कहा है कि राज्य के हर जिले में पिंक बस सर्विस चलाया जाएगा, जिसमें ड्राइवर से लेकर कंडक्टर और सवारी भी महिलाएं ही होगी। इसके लिए महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी ड्राइवर के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें राज्य के हर जिले में प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। पटना हाट की व्यवस्था की जाएगी। जो भी महिला बिजनेस कर रही हैं उनके लिए हाट की व्यवस्था जो है वह सरकार के तरफ से की जाएगी। राज्य के हर जिले में पिंक टॉयलेट की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा जो भी महिला सिपाही हैं उनके थाने के अगल और बगल उनके टॉयलेट की भी व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें तो जो भी महिला बिजनेस करती हैं उनको सरकार के रूप में सब्सिडी भी दिया जाएगा। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना न्यूज़ 24। दिल्ली विधानसभा के विस्तारित सत्र का आज आखिरी दिन है। इस सत्र में ये पहला सत्र बीजेपी की सरकार का रहा और इस सत्र में 2 कैग रिपोर्ट पेश की गई। पहली कैग रिपोर्ट शराब की नई नीति को लेकर पेश की गई, जिसमें शराब नीति में किस तरीके से गड़बड़ियां और कमियां रही अरविंद केजरीवाल की सरकार में, वो बताया गया। और उसके बाद 2 दिन की चर्चा के बाद उस कैग रिपोर्ट को पीएससी को दे दिया गया और उसके बाद अब जांच में तेजी आएगी। दूसरी कैग रिपोर्ट स्वास्थ्य सेवाओं और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे रही, जिसमें अब लगातार चर्चा चल रही है और माना जा रहा है कि उस चर्चा के बाद इस रिपोर्ट को भी पीएससी को सौंप दिया जाएगा। अभी 12 पेंडिंग और कैग रिपोर्ट है जिन्हें दिल्ली विधानसभा के पटल में पेश होना है। हालांकि आज आखिरी दिन है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट को लेकर साफ तौर पर कहा कि 24 से 26 मार्च जो होगा वो दिल्ली में बजट का होगा और उसको लेकर अलग अलग समुदायों से बात की जा रही है। और ये जो चर्चा है वो 5 मार्च से शुरू होगी। ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर भी इसे लेकर जो है वो जारी किया गया है। यानी कि साफ तौर पर दिल्ली विधानसभा का ये पहला सत्र बीजेपी की सरकार दिल्ली में आने के बाद और आज इसका अंतिम दिन है और अब जो बजट को लेकर चर्चा है वो तेज हो गई है। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र का आज पहला दिन था। बजट सत्र की शुरुआत जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अभिभाषण से हुई। जैसे ही मनोज सिन्हा ने बोलना शुरू किया, लंगेट से विधायक शेख खुर्शीद अहमद ने पोस्टर पकड़ा था जो मनोज सिन्हा के अभिभाषण के दौरान उन्होंने वहां पर रखा था और ये मांग की जा रही थी कि 370-35 से को रिस्टोर किया जाए और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए। जब वो विरोध करने लगे तो मार्शल ने उन्हें सदन से बाहर निकाल दिया। उसके बाद मनोज सिन्हा ने अपने भाषण में जो मुख्य तौर पर बातें कही उसमें सबसे अहम था, उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। उसके बाद जब बजट सत्र की कार्रवाई शुरू हुई, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तारीफ की। आपको बता दें कि 7 साल के बाद जम्मू कश्मीर का ये विधानसभा का सत्र लगा है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में सरकार बनने के बाद चंद दिनों तक कश्मीर घाटी में असेंबली सेशन लगा था, लेकिन ये 7 साल के बाद बजट सत्र हुआ है। कैमरामैन आर.के. कोल के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। खास बात यह है कि दिल्ली की जीत से बीजेपी उत्साहित है और उसे लगता है कि
कि दिल्ली मॉडल जो उसने यहाँ फॉर्मेट अपनाया था चुनाव प्रचार के लिए, उसके जरिए वो बिहार की सत्ता को भी जीत सकती है। लिहाजा जाति विशेष और वर्ग विशेष के साथ विशेष कनेक्ट बनाने के लिए बीजेपी पूरी तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में जो जीत का मॉडल था उसमें सोशल इंजीनियरिंग का विशेष ध्यान रखा गया था, और अभी जो बिहार में कैबिनेट रिसफल हुआ उसमें भी सोशल इंजीनियरिंग का विशेष ध्यान रखते हुए बीजेपी ने अलग अलग जातियों के नेताओं को मंत्री बनाया है। साथ ही पार्टी ने तय किया है कि बिहार विधानसभा के बजट सत्र के तुरंत बाद बिहार सरकार में शामिल बीजेपी के सभी मंत्री अपनी अपनी जाति के लोगों के बीच जाएंगे। ये मंत्री बिना किसी तामझाम और प्रोटोकॉल के अपने समाज के लोगों के बीच रहेंगे, उनकी बस्तियों में, उनके मोहल्लों में रहेंगे, रात्रि प्रवास करेंगे, अनौपचारिक बातचीत करेंगे, उनकी समस्या सुनेंगे, समस्या का समाधान करेंगे और साथ ही पार्टी से उनको जोड़ने का प्रयास करेंगे। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। गुजरात दौरे पर आए प्रधानमंत्री का गिर के जंगलों में दिखा अनोखा अंदाज। हैट पहने, हाथों में कैमरा लिए बब्बर शेर की फोटो क्लिक करते हुए दिखाई दिए पीएम मोदी गुजरात के सासन गिर में विश्व वन जीवन दिवस के दौरान पहुंचे। प्रधानमंत्री बनने के बाद सासन और लायन सफारी का ये पीएम का पहला कार्यक्रम था। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने सासन को विश्व के बड़े पर्यटन स्थलों के रूप में जगह दिलाई। सफारी के बाद पीएम ने वन्य जीव बोर्ड की बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें कुल 47 सदस्य शामिल थे। गुजरात के सीएम रहते हुए पीएम मोदी ने कई फैसले की वजह से आज देश विदेश में लाखों पर्यटक सासनगिर में शेर देखने आते हैं। गुजरात के 9 जिलों में 53 तहसीलों में लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में शेरों की आबादी है। शनिवार शाम गुजरात के जामनगर पहुंचे पीएम ने रविवार को रिलायंस फाउंडेशन के पशु बचाव और पुनर्वास केंद्र बनतारा का भी दौरा किया, जहां उन्होंने काफी वक्त बनतारा में बिताया। जिसके बाद प्रधानमंत्री सोमनाथ पहुंचे। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता की, उसके साथ ही उन्होंने प्रथम ज्योतिर्लिंग की पूजा की और दर्शन का लाभ भी लिया। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने कई विकास कार्यों की सौगात गुजरात को दी। कैमरामैन भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। अपने भतीजे आकाश आनंद को बीएसपी में सभी पदों से हटाने के बाद मायावती ने स्पष्ट कर दिया है कि अब वो अपने जीते जी अपने किसी भी उत्तराधिकारी का नाम घोषित नहीं करेंगी। अपने समधी अशोक सिद्धार्थ के बाद अब भतीजे आकाश आनंद को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने के बाद मायावती अब पार्टी को फिर से पुनर्गठित करने की तैयारी में जुट गई है। नए नारे के साथ पार्टी अपने खोए हुए जनाधार को वापस जोड़ने के लिए तैयार हो रही है। मायावती ने नया नारा दिया है कि बीएसपी की सरकार आएगी, अच्छे दिन लाएगी, बहन जी की सरकार आएगी, बहुजनों के अच्छे दिन लाएगी। खास बात यह है कि अपने भाई आनंद कुमार के साथ मायावती ने इस बार पार्टी के पुराने काडर रामजी गौतम को भी राष्ट्रीय संयोजक बनाया है, लेकिन इस बार मायावती ने राष्ट्रीय संयोजक को भी एक दायरे में बांध कर रखते हुए इसकी पूरी जिम्मेदारी की भी व्याख्या कर दी है। पार्टी की पूरी कमान भी अब मायावती के हाथ में होगी और फैसले भी उन्हीं के होंगे। मायावती खुद जिला स्तर से लेकर के वार्ड स्तर के कामकाज की समीक्षा भी खुद करेंगी। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। विधानमंडल के विशेष सत्र से पहले महायुति सरकार ने ये दिखाने की कोशिश की कि तीनों पार्टियों के बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार मौजूद थे। एकनाथ शिंदे ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आप कितना भी ब्रेकिंग चला लें, लेकिन हमारे बीच ब्रेकअप नहीं होने वाला है, हमारे बीच कोई कोल्ड वार नहीं चल रहा है, बल्कि हमारे बीच सब कुछ कूल है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी मीडिया से कहा कि हमने एकनाथ शिंदे के जमाने में जो भी परियोजनाएं शुरू की गई थी उस पर किसी पर भी रोक नहीं लगाई है। लेकिन माहौल तब हंसी मजाक वाला बन गया जब एकनाथ शिंदे ने अजित पवार को देखते हुए कहा कि अजित दादा की कुर्सी तो हमेशा की तरह कायम है। इस पर अजित दादा ने भी चुटकी ली। अजित पवार ने कहा कि आप अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए तो इसमें हमारा क्या दोष है। विनोद के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। रोहतक मणिपुर में लगातार हिंसा की गतिविधियां देखी जा रही है और हिंसा की गतिविधियों को देखते हुए कैसे हिंसा पे विराम लगाया जाए, मणिपुर के राज्यपाल ने बड़ा कदम उठाया था। उन्होंने साफ तौर पे आदेश दिया था कि 10 दिन के अंदर में मणिपुर में जिस तरह से जो थानों से यहाँ पे बंदूक और गोलियां जो लूट कर लेके गए थे उसे थानों में लाकर दोबारा से जमा करने का मौका दिया गया था।
यानी जो लोग 10 दिन के अंदर जमा नहीं करेंगे तो उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई किया जाएगा। धीरे धीरे यहाँ पे जो मणिपुर के जो कुकी समुदाय के, मैतेई समुदाय के लोगों ने अपना जो थाने से यहाँ से बंदूक और गोलियां लूट कर ले गए थे। करीबन 4100 से ज्यादा यहाँ पे बंदूक और कारतूसों को यहाँ पे लाकर थाने में जमा किया जा रहा है। यानी कह सकते हैं कि एक बार फिर से शांति बहाल हो, इस पे प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। और इसकी सीमा करीबन 10 दिन दिया गया था, लेकिन अब 6 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। यानी जिनके पास और भी यहाँ पे बंदूक है या गोली है या अवैध तरीके से जो लूटपाट किए थे, उन सबको जमा करने के लिए लगातार राज्यपाल पहल कर रहे हैं और सरकार की तरफ से यही आग्रह किया जा रहा है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24। केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खड़से की बेटी के साथ छेड़खानी का मामला जो है वो सामने आया है। इस मामले में 2 और लोगों की गिरफ्तारी जो है वो हुई है। केंद्रीय मंत्री की बेटी से छेड़खानी के मामले में अब तक पुलिस ने कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक कुछ बदमाशों ने उनकी बेटी के साथ छेड़खानी की है। रिपोर्ट के मुताबिक मंत्री की बेटी जब मुक्ताई नगर यात्रा महोत्सव में शामिल हुई तो कुछ बदमाशों ने उन्हें परेशान करने की कोशिश की। उन्होंने उनकी इच्छा के विरुद्ध उनकी तस्वीरें और वीडियो लेने की कोशिश जो है वो की है। मंत्री की बेटी के साथ छेड़खानी का मामला सामने आने के बाद राज्य में जो है वो बवाल मच गया है। विपक्ष ने सरकार से यह कहकर सवाल खड़े किए हैं कि जब इतनी सुरक्षा होने के बावजूद केंद्रीय मंत्री की बेटी राज्य में सुरक्षित नहीं है तो आम लोग कितने सुरक्षित हैं। कैमरामैन सुनील भारती के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। बिहार बजट पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बजट बिहार के हित में नहीं है, पूरी तरह से फ्लॉप है ये बजट, इन्हें सरकार बचाने की बस चिंता है और हमें बिहार की चिंता है। तेजस्वी यादव ने इस पूरे बजट को लेकर निशाना साधा है। बजट में ना कारखाने की बात हुई है, बजट में ना ही पलायन रोकने की बात हुई है। आज बिहार में बजट पेश किया गया और इस बजट को लेकर तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है। इस वक्त हमारे साथ तेजस्वी यादव है। सर ये बताइए, आज बजट में आपको कुछ खास लगा? एक मिनट है। कुछ खास है ही नहीं, पूरी तरीके से फ्लॉप बजट है। बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, पलायन, कोई इस पे चर्चा नहीं। कारखाने बिहार में क्यों नहीं लग रहे, इस पे कोई चर्चा नहीं। किसानों के बारे में आय दुगुना कैसे हो, इसकी चर्चा नहीं। महिलाओं को महंगाई से राहत कैसे दिलाएं, इसकी कोई चर्चा नहीं। ना पेंशन बढ़ाया गया, ना महिलाओं को 2500 रुपये देने की बात की गई, ना गैस सिलेंडर को कम करने की बात की गई, ना फ्री में बिजली देने की बात की गई। क्या मतलब है? ये बस और पिंक टॉयलेट ये सब का कोई लगता है मतलब है? आपको 20 साल में पूरा बिहार घूम लीजिए, कहीं इनका शौचालय देखे हैं? सचिवालय का शौचालय एक बार दिखा दीजिए। उसके बाद भी सम्राट चौधरी को उन्होंने गले लगा लिया। अच्छा हुआ पैर नहीं छुआ। तो हमारे साथ थे तेजस्वी यादव। इनका साफ कहना है कि बजट में कुछ भी नया नहीं है और सम्राट चौधरी को गले लगाने की बात पर उन्होंने कहा कि अच्छा है, उन्होंने पैर नहीं छुआ। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। गुलाबी शहर जयपुर में होने वाला आईफा जितना भव्य होगा, उसका इन्विटेशन कार्ड भी उतना ही आकर्षक और मनमोहक बनाया गया है। न्यूज़ 24 आज आपको दिखाएगा आईफा का इन्विटेशन कार्ड। इसके लिए एक खास रॉयल संदूक तैयार किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें बाड़मेरी और जयपुरी प्रिंट का ये आपको पूरी कसीदाकारी यहाँ पर दिखेगी। आईफा का लोगो भी बताया यहाँ है। इस संदूक की और खासियत है कि ये महज एक इन्विटेशन कार्ड नहीं है, बल्कि एक यादगार वाली चीज है जो कि ताउम्र लोग अपने घरों में सजा कर रख सकते हैं। इसमें राजस्थान की बनी ठनी पेंटिंग संगमरमर पर किया हुआ है, जो कि जिसे भी इन्विटेशन दिया जा रहा है उसके पास भिजवाया जाएगा। और जयपुर के एम्पोरिया, ये जो एक डिजाइनर है आशीष गोयल और चंद्रप्रकाश गोयल की तरफ से, जो कि 75 सालों से इसी तरह के कार्ड डिजाइन का काम कर रहे हैं। तो फिलहाल अब यही देखना होगा कि जब इन्विटेशन कार्ड इतना भव्य, खूबसूरत और मनमोहक है, तो आईफा की खूबसूरती किस तरह से लोगों के चेहरे पर खुशी लाने वाली है। श्री वत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। धर्म नगरी अयोध्या में प्रभु श्री रामलला के दर्शन के समय में मंदिर ट्रस्ट की तरफ से एक बड़ा बदलाव आज से लागू किया गया है। दरअसल राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया है कि अब प्रातः 4 बजे मंगला आरती होगी, 4:15 बजे से 6 बजे तक कपाट बंद रहेंगे, 6 बजे श्रृंगार आरती होगी, 6:30 बजे से लेकर 11:50 तक दर्शन होंगे, फिर 12 बजे मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे और 12 बजे भोग आरती होगी।
12 बजे से लेकर 12:30 बजे तक दर्शन होगा। फिर 1 बजे कपाट बंद रहेंगे। दोपहर 1 बजे से लेकर सायंकाल 6:50 तक दर्शन होंगे। 7 बजे तक पट बंद होगा। फिर भोग और 7 बजे संध्या आरती होगी। फिर 9:45 से लेकर दर्शन और 9:45 से रात 10 बजे तक पट बंद होंगे और भोग होगा। रात 10 बजे शयन आरती होगी और 10:15 पर मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि दर्शन के समय में ये बदलाव श्रद्धालुओं को अच्छी सेवा और सुगम दर्शन प्रदान करने के लिए ही किया गया है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। महाकुंभ में पेशवाई रथ पर भगवा वेशभूषा में नजर आई हर्षा रिछारिया, जो कि साध्वी की वेशभूषा में नजर आई थी, वो अब अपने अश्लील वीडियो जो कि एआई या फेक आईडी से बन रहे हैं उनसे परेशान हैं और इससे पहले खुदकुशी की धमकी तक दे चुकी हैं और अब पहुंची हैं भोपाल के साइबर क्राइम थाने में, जहां पहुंचकर हर्षा रिछारिया ने शिकायत दर्ज की है। 55 फेक आईडी हैं जो एआई के जरिए उनके वीडियो, अश्लील वीडियो को वायरल कर रहे हैं, उनके खिलाफ शिकायत की है, एफआईआर दर्ज की है। आपको बता दें कि हर्षा रिछारिया ने वीडियो जारी करके कहा है कि उनके महाकुंभ से अब तक इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पर उनके नाम से अलग अलग तरह की 55 से ज्यादा फेक आईडी बनाई गई हैं, जिन पर विज्ञापन मांगने की बात करी जा रही है। अश्लील वीडियो एआई के जरिए बनाए जा रहे हैं और इसी को लेकर उन्होंने शिकायत की, जिसके बाद इस शिकायत को भोपाल के क्राइम जो साइबर क्राइम थाने में शिकायत करने पहुंची। उन्होंने कहा है कि उनकी मंशा यह है कि इनके खिलाफ जितने भी फेक आईडी हैं 55 वो आईडी बंद की जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। कश्मीर घाटी के पहाड़ी और दूरदराज इलाकों में एक बार फिर से आज सुबह से बर्फबारी देखी जा रही है। सबसे अधिक घाटी के मशहूर पर्यटन स्थल गुलमर्ग में बर्फबारी हुई। इसके साथ साथ सोनमर्ग में भी धुआंधार बर्फबारी सुबह से ही देखी जा रही है और लगातार अभी भी बर्फबारी का सिलसिला जोजिला पहाड़ी से लेकर सोनमर्ग के आसपास इलाकों में जारी है। इसके साथ साथ पीर की गली, पहलगाम और दूसरे ऊपरी इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है। तो वही दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में श्रीनगर सहित बारिशों का सिलसिला थम नहीं रहा है और पिछले 5 दिनों से जारी इस बारिशों और बर्फबारी के मौसम के चलते यहाँ पूरे जम्मू कश्मीर में तापमान में गिरावट देखी जा रही है। सबसे अधिक कश्मीर घाटी में ठंड महसूस की जा रही है और बीती रात यहाँ सबसे ठंडी जगह गुलमर्ग रही, जहाँ पर रात के दौरान तापमान 0 से नीचे -4.5 पर रिकॉर्ड किया गया। कैमरामैन के साथ आशीष नगर, न्यूज़ 24।